हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देख लेते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इसके थ्योरी को अच्छे से स्टडी कर लिया होगा, समझ लिया होगा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स थे और बहुत ज़्यादा समझने की इसमें ज़रूरत था, इसीलिए हमने इसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया भी है। क्लियर हो गया? अब इस चैप्टर से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चंस में किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोफेज 1 की बात की जा रही है। ठीक है, बता रहा है कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, पहला है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। हम सभी को पता है कि कंडेंसेशन होता है। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी होता है। और तीसरा है काइज़माटा फॉर्मेशन, ये भी होता है। ठीक है, प्रोफेज 1 में कितने सारे स्टेजेस देखे थे हम लोगों ने? 5 स्टेजेस। ठीक है, आई होप याद होगा आप लोग को, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन और डायकिनेसिस। क्लियर हो गया? इन 5 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। एग्जैक्टली ठीक है, वो लेप्टोटिन स्टेज में होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटिन स्टेज में होता है। काइज़माटा का फॉर्मेशन जो है पैकिटिन स्टेज में होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चौथा वाला ऑप्शन है सेग्रीगेशन, ये नहीं होता। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया? सेपरेशन, अलगाव। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोफेज 1 में देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? ये जो है किस में मिलेगा? मेटाफेज में, जब ये सभी क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होंगे, उसके बाद जो एनाफेज स्टेज होता है, ठीक है, तब जाके क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट होना शुरू होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पे। क्लियर हो गया? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, हमने काफ़ी डिटेल में चैप्टर्स पढ़ा है, इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम हम लोग नहीं देंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का जो ये पेज है, इसमें आप डिटेल में इसको फिर से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो। लेप्टोटिन स्टेज, जाइगोटिन स्टेज, ठीक है, फिर हो गया हमारा पैकिटिन स्टेज, डिप्लोटिन, डायकिनेसिस, इसको स्टडी कर लेना, सब आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। क्लियर हो गया? और नहीं समझ में आए तो हमारे वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस काइज़माटा आर ड्यू टू। हमने बताया था जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनता है उसको कहते हैं काइज़माटा। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो डिप्लोटिन फेज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, डिप्लोटिन फेज़ जो होता है उसमें देखने को मिलता है प्रोफेज 1 के। ठीक है, बेसिकली ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उसके बीच में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसी को कहा जाता है काइज़माटा। क्लियर हो गया? और इसी काइज़माटा का फॉर्मेशन जो है ये दिखाता है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर आप लोग में से किसी को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आई एम टेलिंग यू गो एंड सी द वीडियो। ठीक है, उसमें थ्योरी में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हमने। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा और फटाफट आप लोग इन क्वेश्चंस को लगा पाओगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जो है ये काइज़माटा का फॉर्मेशन होता है जो कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइज़माटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग। ठीक है, देखो काइज़माटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया क्योंकि यहाँ पे पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे भी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो काइज़माटा जो है सबसे पहले किस स्टेज में देखने को मिलता है? तो डिप्लोटिन स्टेज में। देखो इस क्वेश्चन में भी ये चीज़ था, ये डिप्लोटिन स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो है डिप्लोटिन स्टेज में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज सिनैप्स्ड क्रोमोसोम्स डिजॉल्व पार्शियली। ठीक है, जो सिनैप्स्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो पार्शियली जो है वो डिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसी कारण से क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिसको काइज़माटा कहा जाता है वो हमें क्लियरली डिस्टिंक्टली दिखने लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और काइज़माटा का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, ठीक है, उसके स्थिति के आधार पे जो है ये क्रॉस लाइक भी हो सकता है, रिंग लाइक भी हो सकता है या चेन लाइक भी हो सकता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये क्रॉस लाइक ही हो। ठीक है, काइज़माटा कैन बी रिंग लाइक, ये रिंग लाइक भी हो सकता है या फिर ये एक चेन लाइक भी हो सकता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं।
चूज़ द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज। ठीक है, मियोटिक प्रोफेज में कौन कौन सा स्टेजेस, ठीक है, किसके बाद आता है, इसके सीक्वेंस को, सही क्रम को बताना है। क्लियर है? सबसे पहला क्या होगा बताओ? लेप्टोटीन, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होगा? तो लेप्टोटीन क्या होगा? नंबर 1 पे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? जाइगोटीन है। ठीक है, लेकिन जाइगोटीन इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्या होगा? पैकेटीन होगा, यही नंबर 2 पे ये आएगा। फिर क्या होता है? डिप्लोटीन होता है, यही नंबर 3 पे ये आएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? डायाकिनेसिस होता है, तो नंबर 4 पे ये आएगा। क्लियर हो गया? तो देख लो किस में है, बी डी ए सी, तो बी डी ए सी हमारा ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया? इसमें और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी दे रखा है सही क्रम, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। क्लियर हो गया? तो कितना आसान है। ठीक है, पीजीटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन मियोटिक प्रोफेज 1 देयर आर 5 सब स्टेजेस। ठीक है, 5 सब स्टेजेस होते हैं, अभी हमने देखा। अब इसमें भी क्या कह रहा है? करेक्ट सीक्वेंस बताने के लिए। देखो फिर से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है पीजीटी में कि बताइए कि सही क्रम क्या है पांचों सब स्टेजेस का। क्लियर हो गया? उसमें 4 था, इसमें पांचों पूछ लिया है। तो सबसे पहला क्या होगा? फिर से हम लोग रिकॉल कर ले, लेप्टोटीन, फिर हो गया जाइगोटीन, इसमें जाइगोटीन दे रखा है। तीसरा पैकेटीन, ठीक है, फिर हो गया डिप्लोटीन, और पाँचवा हो गया डाइकिनेसिस। क्लियर है? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें 5 2, ठीक है, ये 5 2, उसके बाद किस में है 5 2? हाँ, ऑप्शन डी में देखो 5 2, उसके बाद 1 3 4, एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ द सब स्टेजेस ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एट। ठीक है, मियोटिक डिवीजन के किस स्टेज में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है? क्या ये लेप्टोटीन स्टेज में होता है, क्या ये जाइगोटीन स्टेज में होता है, क्या ये पैकेटीन स्टेज में होता है, या फिर डिप्लोटीन में होता है? बताइए किस में होता है। अगर आपने इसको थ्योरी में नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन में आ जाओगे और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मैं भी चाहती तो दूसरे चैनल्स की तरह बस क्वेश्चन आंसर्स करा देती कि हाँ ये टॉप 200 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लो। लेकिन उसमें वो तो फिर रटाफिकेशन हो जाएगा, उसमें तो फिर आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, है कि नहीं, कि क्या होगा, जाइगोटीन होगा कि पैकेटीन होगा। अच्छा, याद तो किया था ये, लेकिन ये जो है गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा माइंड में, इसलिए पहले उसको देखो थ्योरी को, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में जो है पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि इसी में जो है सिनेप्स्ड क्रोमोसोम्स जो है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस फेज़ जो है प्रोफेज 1 जो है वो मार्क्ड होता है किससे? तो बाय सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड क्रॉसिंग ओवर। और स्पेशली जाइगोटीन में तो है पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, और वो दिखने भी लगता है। क्लियर है? हालांकि पैकेटीन स्टेज में ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है, नो डाउट, लेकिन शुरुआत तो जाइगोटीन स्टेज में ही हो जाता है। क्लियर है ना? तो इसलिए इसका सही जवाब होगा क्या? जाइगोटीन स्टेज। जब भी पूछेगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम तो आप लोग सही टिक लगाओगे, जाइगोटीन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। देखो अभी मैंने सिनेप्सिस का बात किया, अभी क्वेश्चन आ गया, तो अगर सिनेप्सिस पूछे या फिर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? जाइगोटीन ही होगा। क्लियर है? क्योंकि सिनेप्सिस भी बेसिकली क्या होता है, वो भी तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग को ही कहते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, तो सिनेप्सिस इज नथिंग बट द एसोसिएशन ऑफ होमोलोगस पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? और ये कहाँ होता है? तो जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में होता है। क्लियर है? याद रखना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और सिनेप्सिस बोथ टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ। माइटोसिस और मियोसिस में जो है मुख्य डिफरेंस क्या है? मेनली जो डिफर करता है वो करता है इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ बाइवेलेंट्स। ठीक है, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए जो क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स किसका पार्ट है? क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, माइटोसिस हो या मियोसिस हो। दूसरा हो गया होमोलोगस। तो देखो होमोलोगस पेयर जो है वो क्या होता है? वो होता है कि एक कॉपी जो है पैटर्नल से आ रहा है, दैट मीन्स फादर से आ रहा है, और दूसरा जो है मैटर्नल यानी मदर से आ रहा है। ठीक है, तो ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि माइटोसिस में भी आपको याद होगा कि 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
क्लियर है। ऑल्दो उसमें क्रॉसिंग ओवर और सिनाप्सिस जैसा फिनोमेनन और इवेंट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी क्रोमोसोम्स के प्रोसेसेस तो होते ही हैं ना, है कि नहीं, तो इसीलिए होमोलोगस भी होगा। ऑप्शन डी सेंट्रोमियर। देखो सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है जहाँ पे ये क्रोमेटिड्स जो है वो अटैच्ड होते हैं, वहाँ पे सेंटर पे जो है एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, तो प्रत्येक क्रोमेटिड जो है वो एक सेंटर पे जो अटैच्ड होता है जिस चीज़ से, उसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। तो चूंकि क्रोमोसोम्स माइटोसिस और मियोसिस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सेंट्रोमियर भी होगा, होमोलोगस भी होगा और क्रोमेटिड्स भी होगा। लेकिन ये जो बाइवेलेंट है ना, जिसको टेट्राड्स भी कहते हैं, ये स्ट्रक्चर केवल और केवल मियोसिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल और केवल मियोसिस फेज में, मियोसिस में ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस में ही जो है क्रॉसिंग ओवर और सिनाप्स्ड क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, और बाइवेलेंट्स जो है वो रिजल्ट होता है ऑफ सिनाप्स्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। जब सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जब सिनाप्सिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तब जाके इस तरह का स्ट्रक्चर बाइवेलेंट या इसी को टेट्राड भी कहा जाता है, इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन। क्रॉसिंग ओवर किस में अकर करता है? ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है माइटोटिक सेल्स। अभी हमने बताया कि क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होता है। ऑप्शन सी कह रहा है माइटोटिक और म्योटिक प्रोफेज। देखो माइटोसिस आ गया, नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है म्यूटेटिंग सेल्स। अब म्यूटेटिंग सेल्स क्या हो गया? एबनॉर्मल सेल्स हो गया। ठीक है, ये कैंसरस सेल्स हो गया। हम लोगों ने जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा है वो एक नॉर्मल सेल के लिए पढ़ा है, ठीक है, ना कि एबनॉर्मल सेल के लिए पढ़ा है। तो कैंसर सेल्स जो होते हैं उसमें नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्योंकि अगर सब कुछ एक नॉर्मल सेल की तरह रहेगा तो उसमें अनकंट्रोल्ड फिनोमेना नहीं होता। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें कैंसर का जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि कैंसर इज़ नथिंग बट एन अनकंट्रोल्ड माइटोसिस फिनोमेना। ठीक है, तो वो भी एक तरह का अनकंट्रोल्ड माइटोटिक फिनोमेना है। ठीक है, तो उसमें भी मियोसिस का प्रोसेस नहीं बल्कि माइटोसिस का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तभी तो एक सेल जो है वो अनकंट्रोलेबल रूप से जो है वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है, होता है ना, अनकंट्रोल डिवीजन होता है कैंसर में। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक तरह से माइटोसिस से जुड़ा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन? एलिमिनेशन टेक्निक से भी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, म्योटिक प्रोफेज। ठीक है, याद रखना म्योटिक प्रोफेज के कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो पैकिटिन स्टेज में। किस में होता है? तो पैकिटिन स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैकिटिन स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1 में लिखा हुआ है। क्लियर है। और ये भी याद रखना कि ये जो टर्म है क्रॉसिंग ओवर, ये किसने दिया था? तो टर्म क्रॉसिंग ओवर वॉज गिवन बाय मॉर्गन एंड कैटल। ठीक है, मॉर्गन और कैटल नाम के जो साइंटिस्ट थे, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इसको मॉर्गन और कैटल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मॉसिस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1956 सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अ कन्फिग्रेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे मॉसिस। क्लियर है। इन्होंने 1956 में सबसे पहली बार खोज की एक स्ट्रक्चर का जिसको कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इस सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का हमारे म्योटिक प्रोफेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जब होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है ज़ाइगोटिन स्टेज में, तब ये प्रॉपर पेयरिंग में इसकी मदद करता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के बिना क्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो सकती है? नहीं, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए माइटोटिक में तो इसका कोई रोल ही नहीं है। क्लियर है। अब बचा मियोसिस में, तो म्योटिक प्रोफेज और म्योटिक मेटाफेज। देखो मेटाफेज में भी इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेटाफेज में तो क्रॉसिंग ओवर हो चुका रहता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑलरेडी पेयर्ड अप हो चुके रहते हैं। ठीक है, मेटाफेज में तो बस अलाइन होना रहता है इक्वेटर पे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन ए म्योटिक प्रोफेज। म्योटिक प्रोफेज के ज़ाइगोटिन में हमें ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स या शॉर्ट फॉर्म में इसको SC कहते हैं, ये देखने को मिलता है। और इसका मुख्य रूप से काम क्या है? इट हेल्प्स इन प्रॉपर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, प्रॉपर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हेल्प करता है और ये रिकॉम्बिनेशन में भी हेल्प करता है। बस इतना ही, ये सब बकवास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनरल लाइफ साइकिल हैज़ द सीक्वेंस। ठीक है, जनरल लाइफ साइकिल का सही क्रम क्या है? तो देखो पहला ऑप्शन कह रहा है 1n से मियोसिस हो रहा है। 1n का मतलब हो गया हैप्लॉइड। क्या हैप्लॉइड में मियोसिस होगा? नहीं, जनरली नहीं होता है, एक्सेप्शन में होता है। ठीक है, कुछ प्लांट सेल्स में, कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन गया। ऑप्शन बी कह रहा है 2n यानी डिप्लॉयड में मियोसिस। हाँ, डिप्लॉयड में मियोसिस होता है और फिर मियोसिस होगा तो स्वाभाविक है इसका क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो जाएगा, इसीलिए 2n से 1n हो गया।
1n में फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, मेल और फीमेल जाइगोट मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे तो ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन सी और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन सी में कह रहा है कि हैप्लॉइड है, ठीक है, 1n से माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। हैप्लॉइड सेल में अगर माइटोसिस होता है तो 2n नहीं बनेगा, ये गलत है, क्योंकि माइटोसिस होने के बाद क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी में भी 2n से 1n में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, इसीलिए ऑप्शन सी और डी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स गैमीट मदर सेल्स आर डिप्लॉयड एंड हैव 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या कहता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो है गैमीट मदर सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, और उसके पास 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। गैमीट मदर सेल्स दरअसल कहते हैं किसको कहते हैं गैमीट मदर सेल्स, जो गैमीट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया, माफ़ कीजिए थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, ठीक है। तो होता क्या है कि 2 गैमीट मदर सेल्स होता है, ठीक है, एक होता है मेल गैमीट मदर सेल्स और दूसरा होता है फीमेल गैमीट मदर सेल्स, ठीक है। अब ये दोनों जो होते हैं क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, यानी इसके पास 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब इसमें मियोसिस होता है, ठीक है, मेल गैमीट मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, मेल गैमीट बनेगा, ठीक है, मेल गैमीट बनेगा। क्लियर हो गया, ये क्या बनेगा, ये मेल गैमीट बनेगा, ठीक है। उसी तरह फीमेल गैमीट मदर सेल में जब मियोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है, तब क्या बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, ठीक है। यानी ये 2n से जो है क्या बना है, n बना, ठीक है, वो भी मियोसिस के बाद। उसके बाद जब ये मेल गैमीट, ठीक है, हमने बताया था बायोलॉजी में सिंबल होता है मेल का और ये फीमेल का, ठीक है, जब ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेगा तब इसमें फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। तो इस तरह से पहले क्या था, 2n था, ठीक है, दूसरा कलर ले लेती हूँ। पहले क्या था, ये 2n था, उसके बाद उसमें मियोसिस हुआ, उसके बाद क्या बना, 1n बना, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस से फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना फ्यूजन हुआ, उसके बाद वापस से 2n बन गया। यही क्वेश्चन तो हमसे पूछ रहा था, है ना, यही क्वेश्चन देखो, हाँ जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, देखो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था ना कि जनरल लाइफ साइकिल क्या होगा। तो पहले 2n था, ठीक है, फिर मियोसिस हुआ, फिर 1n हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वापस से 2n बन गया। क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि इस डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा। तो देखो ये जब डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है तो उसके बाद इसमें रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होता है, क्योंकि तब तो बस सेल का नंबर बढ़ना और सेल का ग्रोथ होना बचा रहता है ना, है कि नहीं। जब डिप्लॉयड जाइगोट हो गया तब इसमें जब रिपीटेड क्या हो गया, माइटोटिक डिविजन्स होगा, रिपीटेड क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या काम करता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है, ठीक है, 1 से 2, फिर 2 से 4, ठीक है, इस तरह से 4 से फिर 8, ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से जो है क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और इस तरह से एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, एक डिप्लॉयड सेल का जो है निर्माण हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, एक सिंगल सेल से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर डिवीजन, ठीक है, मतलब कह रहा है कि किसी सेल में डिवीजन हो रहा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिवीजन के बाद भी कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करता है फ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ा रहे थे टॉपिक सेल चैप्टर में, एनिमल सेल चैप्टर में, तो हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें भी अपना एक डिवीजन होता है, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका नंबर जो है कांस्टेंट क्यों रहता है एक सेल में, वो इसीलिए है क्योंकि जब साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, मतलब जब माफ़ कीजिए जब एक सेल है, ठीक है, इसमें सारा प्रोसेस हो गया सेल साइकिल और सेल डिवीजन का, उसके बाद जब साइटोकाइनेसिस होगा तो साइटोकाइनेसिस के बाद जो है इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन होगा। जब ये 2 सेल बनेगा
ठीक है, 2 डॉटर सेल बनेगा। तो मान लो इस ओरिजिनल पेरेंट सेल में टोटल 4 माइटोकॉन्ड्रिया थे, ठीक है। एक सपोज करते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि इसमें मान लो कितने 4 माइटोकॉन्ड्रिया पहले से प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जब साइटोकाइनेसिस होता है, जब इस पेरेंटल सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तब क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डॉटर सेल्स में जाएंगे, यानी 2 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जाएगा और 2 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जाएगा। तो देखो पहले पेरेंटल सेल में भी 4 माइटोकॉन्ड्रिया थे और डॉटर सेल्स में भी क्या हो रहा है, 2 और 2 4, ठीक है। तो ये रिटेन कर गया ना, तो इसीलिए जो है कांस्टेंट रह जाता है टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो डिवाइड्स बाय फ्यूजन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। Total number of mitochondria in a cell remains constant after division because mitochondria also divides by fission into 2 parts. Mitochondria undergoes fragmentation during mitosis. ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड नहीं करता, ठीक है, तब जो है ये इम्बैलेंस हो जाता, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड नहीं करता तब जो है क्या होता, ये जो है सेल डिवीजन के बाद कांस्टेंट इसका नंबर नहीं रह जाता, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगोज फ्रैगमेंटेशन ड्यूरिंग माइटोसिस, जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी टूटता है, ठीक है। एंड आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल्सोमा ड्यू टू देयर इंट्रैक्शंस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोस्केलेटन। हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोस्केलेटन से ये लिंक्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, क्लियर है। तो इसीलिए जब सेल का भी डिवीजन होता है तो इसके साथ साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है, तोड़ लेता है, फ्रैगमेंट कर लेता है, क्लियर है। बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस से उसमें भी फ्यूजन हो जाता है, क्लियर है, और 2 भाग में वो भी डिवाइड हो जाता है। एज ए रिजल्ट साइटोकाइनेसिस, ठीक है, कैन रिजल्ट इन पार्टीशनिंग ऑफ रफली इक्वल अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डॉटर सेल्स। अभी बताया कि 4 अगर पेरेंट सेल्स में थे तो भी क्या होगा, डॉटर सेल्स में 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, ठीक है। दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन कहता है सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोफेज के एंडिंग फेज में, ठीक है, मतलब प्रोफेज जब ख़त्म होने पर रहता है, ठीक है, तो उस स्टेज में क्या होता है कि जो भी बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी के सभी डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट हो चुके होते हैं, क्लियर है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, हमने देखा था एनसीईआरटी में, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रोमियर क्या होता है, हमने देखा था जो क्रोमोसोम्स होता है वो अटैच्ड होता है, क्रोमोसोम्स का जो क्रोमैटिड्स होता है वो अटैच्ड होता है थ्रू सेंट्रोमियर, ठीक है। और यहीं पे एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्लियर हो गया। तीसरा कहता है मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में जो होता है ये सभी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, जिसको क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट। क्लियर है। चौथा ऑप्शन कह रहा है क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स आकर एट टीलोफेज। देखो ये चीज़ जो है वो टीलोफेज में नहीं बल्कि एनाफेज में होता है, क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होना और सेपरेशन होना क्रोमैटिड्स पे, ठीक है, क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होना, ये सभी जो है फिनोमेना कहाँ होता है, एनाफेज में होता है, एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में होता क्या है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स कॉन्ट्रैक्ट विच पुश द सिस्टर क्रोमैटिड्स अपार्ट एंड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वहाँ पे इसके जो है क्रोमैटिड्स वो क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से जो रहता है वो क्या हो जाता है, ये सभी क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेज जो होता है इसका साइटोकाइनेसिस, उसमें साइटोप्लाज्म में पार्टीशन होके 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाता है, ठीक है। ये सब क्लियरली हमने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले, क्लियर है, आप लोग उसका थ्योरी देख लेना, ठीक है। और हाँ, आप लोग वीडियो को जो है ना 1.5x या 2x पे देखो, ताकि जल्दी जल्दी जो है उसको आप रिवीजन कर सको, ठीक है। वैसे ज़्यादा आपका टाइम का सेविंग भी होगा और आप कॉन्सेप्ट्स भी ईजिली समझ पाओगे, रिवाइज़ कर पाओगे, ठीक है। और अगर वीडियो क्वालिटी ख़राब मतलब अगर दिखने में लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग जो है सेटिंग में जाके, आप लोग को पता होगा कि यूट्यूब का सेटिंग होता है, उसमें जो है आप लोग हायर पिक्चर क्वालिटी पे कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर इज़, ठीक है, कैंसर क्या होता है, ये हमने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि कैंसर जो है
वो अनकंट्रोल माइटोसिस होता है, ठीक है। ये जो है इसको मियोसिस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी तो गया, ठीक है। ऑप्शन बी अनकंट्रोल डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होता है, ठीक है। तो अनकंट्रोल डीएनए रेप्लिकेशन नाम का कोई भी इवेंट नहीं होता है। ऑप्शन सी टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी जो होता है ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है, या फिर आपने सुना होगा टिश्यू कल्चर के बारे में, ठीक है। तो उसी टिश्यू कल्चर में जो होता है जब एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जाता है, ठीक है। जनरली एक सिंगल प्लांट सेल से जो है कंप्लीट प्लांट को डेवलप करने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में ही इस टोटिपोटेंसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। क्या कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन, कैंसर इज अनकंट्रोल माइटोसिस, ठीक है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टराइज बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, ठीक है। कैंसर में जो होता है ना अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। कैंसर बिगिंस, कैंसर शुरू कब होता है, जब एक सिंगल सेल जो है इस तरह से म्यूटेट करता है, रिजल्टिंग इन ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी कंट्रोल, ठीक है। नॉर्मल जो उस पर एक सेल के डिवीजन को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है ना, वो ब्रेकडाउन हो जाता है कैंसर में, ठीक है। मतलब एक कोशिका किस रेट से जो है वो डिवाइड करे, ठीक है, उसका एक नॉर्मल जो सेल साइकिल होता है वही ख़त्म हो जाता है, और इसको देखने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए जो अनियंत्रित कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, उसी से कैंसर का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो कैंसर सेल्स कैन डिवाइड विदाउट अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल सिग्नल, ठीक है। तो कैंसर सेल जो है बस अपना मनमाना ढंग से डिवाइड करते रहता है और ग्रो करते रहता है, इसको देखने वाला, इस पर चेक रखने वाला कोई नहीं रहता है, क्लियर। कंटिन्यू टू रेप्लिकेट रैपिडली, ठीक है, ये रेप्लिकेट करते ही रहता है रैपिडली विदाउट द कंट्रोल सिस्टम्स दैट नॉर्मल सेल्स हैव, ठीक है। नॉर्मल सेल्स इतना जल्दी रेट से रेप्लिकेट नहीं करता है, इसीलिए तो कैंसर, आपने सुना होगा किसी कैंसर पेशेंट में जो है अभी कैंसर मतलब इस स्टेज में है, और फिर कुछ ही महीनों के बाद जो है वो किसी दूसरे स्टेज में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन का जो रेट होता है वो काफ़ी फास्ट रहता है, अनकंट्रोलेबल रहता है, अनियंत्रित रहता है, इसीलिए जो है वो बहुत ही फास्ट रूप से जो है बॉडी में फैलते चला जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बायोकेमिस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल्स ग्रोइंग इन लेबोरेटरी, द अमाउंट ऑफ डीएनए वुड बी फाउंड टू डबल इन, ठीक है। कह रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो किस में डबल होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है किस में डबल होगा। तो पहला ऑप्शन है, देखो सबसे पहले ऑप्शन में जाने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि डीएनए डबल कब होता है एक सेल साइकिल में। तो देखो जब भी हमने सेल साइकिल पढ़ाया था, बताया था, इसमें दो फेजेस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एम फेज़ और दूसरा होता है, माफ़ कीजिए, एक होता है एम फेज़ और दूसरा होता है इंटरफेज, ठीक है। एम फेज़ जो होता है वो तो माइटोटिक फेज़, क्लियर है, और इंटरफेज जो होता है उसको फर्दर 3 सब फेजेस में डिवाइड किया जाता है, G1, S और G2, क्लियर हो गया, इतना याद है सभी को, ठीक है। तो देखो माइटोसिस और मियोसिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें डीएनए का नंबर न बढ़ता है न घटता है, क्लियर है। डीएनए ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, ठीक है। तो इसीलिए माइटोसिस वाला जो भी ऑप्शन है या मियोसिस वाला उसको तो काट ही दो, ठीक है। तो इसमें कह रहा है माइटोसिस का प्रोफेज और एनाफेज, ठीक है, तो माइटोसिस है तो इसको काट दो। ऑप्शन सी क्या कह रहा है ड्यूरिंग द एम फेज़, एम फेज़ क्या हो गया, वही माइटोसिस फेज़, एम फेज़ के दौरान डीएनए का नंबर कुछ भी नहीं, न बढ़ेगा न घटेगा, क्लियर है। तो ये भी गया। ऑप्शन डी बिटवीन प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस, मियोसिस में भी नहीं होगा, ठीक है। मियोसिस में भी क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, क्लियर, डीएनए का नंबर न बढ़ता है न घटता है, क्लियर है। बचा कौन, ऑप्शन बी, एलिमिनेशन टेक्निक से भी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है आफ्टर G2 फेज ऑफ सेल साइकिल, G2 फेज ऑफ सेल साइकिल के बाद हमें डीएनए डबल देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखो जो G1 फेज होता है उसमें तो सेल का ग्रोथ होता है, क्लियर है, सेल का और साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है। जो S फेज़ होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, क्लियर हो गया S फेज़ में, ठीक है। G1 में क्या हो गया, सेल का ग्रोथ और साइटोप्लाज्म का ग्रोथ हो गया। S फेज़ में क्या हो गया, इसमें हो गया तुमको डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। उसके बाद आ गया G2 फेज़, ठीक है। तो इसमें तो डीएनए का डबल हुआ है। इसके बाद का जो फेज़ है G2, ठीक है, तो ये इसमें भी G2 फेज में क्या होता है, इसमें जो है इसमें भी सेल का ग्रोथ होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसके पहले वाले में डीएनए डबल हो चुका है और इसमें जो है प्रोटीन बनेगा और सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है, सेल का ग्रोथ होगा। तो जब G2 फेज़ के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और डीएनए का अमाउंट मेज़र करेंगे तो स्वाभाविक है डीएनए बढ़ चुका होगा, है ना,
G1 फेज़ में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें DNA डबल? नहीं, क्योंकि इसके बाद वाले फेज़ में DNA का डबल होना है, ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन होना है, ठीक है। S फेज़ में भी करेंगे तो शायद हमें DNA का रेप्लिकेशन मतलब DNA का रेप्लिकेशन तो इसमें होगा, लेकिन हमें शायद वो उतना क्लियरली ऑब्जर्व ना कर पाएँ, देख ना पाएँ। लेकिन G2 में जो है क्लियरली ऑब्जर्व हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेल का भी ग्रोथ हो चुका है, प्रोटीन भी बन चुका है और DNA पूरी तरह से डबल होके हमें अच्छे से विजिबल हो रहा है, ठीक है, क्लियरली हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है, एक लैब में, लेबोरेटरी में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर हैज़ 2 की सब यूनिट्स, वन इज़ कैटालिटिक एंड अदर इज़ रेगुलेटरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेगुलेटरी सब यूनिट? ठीक है, अब देखो एक टर्म होता है MPF, ठीक है, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, या इसी को क्या कहते हैं? मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म आए चाहे फुल फॉर्म आए, ठीक है, ध्यान रखना है। ये जो टर्म है MPF, माइटोसिस या मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है? दिस इज़ अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है? एक लाइन में बोलूँ तो इसका काम है सेल साइकिल को रेगुलेट करना, ठीक है। और अगर इसके डिटेल में बताएं तो इसका काम है माइटोसिस को ट्रिगर करना, स्टिमुलेट करना। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाए, इसको ट्रिगर करने का काम, स्टिमुलेट करने का काम इस MPF का होता है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स हमने बताया था कि हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो 2 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स कहो या फिर इसी को 46 क्रोमोसोम्स कहो। क्लियर है? 23 पेयर्स में जो है मतलब इसी 46 क्रोमोसोम्स में जो है अगर हम एक पेयर को छोड़ दें, ठीक है, तो टोटल जो 44 क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो 2 क्रोमोसोम हो गए यानी एक पेयर हो गया वो तुम्हारा जर्म सेल्स हो गया, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या बनाएंगे? टेस्टिस और ओवरी बनाएंगे। क्लियर हो गया? और ये जो 44 क्रोमोसोम्स हो गया या इसको 22 पेयर्स को, ठीक है, 22 पेयर्स क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो 22 पेयर्स हैं, क्लियर है, ये क्या बनाएंगे? हमारा सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, वही रेगुलेट करने का काम कौन करता है? MPF करता है, ठीक है। दैट इज़ माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर और मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। और दूसरा काम होता है फॉर मैच्योरेशन ऑफ oocytes इनटू एग सेल्स। हमने गैमीट मदर सेल्स का चर्चा किया था, ठीक है, पिछले कुछ क्वेश्चन से पहले, ठीक है। तो वो जो गैमीट मदर सेल्स है वो हो गया oocytes, ठीक है। तो oocytes को एग सेल्स में मैच्योर करने का काम भी ये माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर करता है। क्लियर है? इसका इसीलिए इसका नाम मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर दिया गया, क्योंकि इट हेल्प्स इन मैच्योरिंग ऑफ oocytes इनटू एग सेल्स, ठीक है। जो oocytes होता है, क्लियर हो गया, उसको एग सेल्स में मैच्योर होने में, oocytes क्या हो गए? इमेच्योर एग सेल्स हो गए। क्लियर है? जो गैमीट मदर सेल्स से oocytes बनते हैं, ठीक है, फीमेल गैमीट मदर सेल से क्या बने? फीमेल गैमीट बना। फीमेल गैमीट जो ओवम हो गया, ठीक है ना, ओवम क्या हो गया? फीमेल गैमीट हो गया, और वो तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ oocytes बनते हैं, और oocytes जो है वो इमेच्योर एग सेल्स होते हैं, जो कि बाद में MPF की मदद से मैच्योर होकर एग सेल्स बनते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हमारा फंक्शंस हो गया MPF का। क्लियर हो गया? लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो MPF है ये 2 सब यूनिट से मिलके बना हुआ रहता है। MPF कंसिस्ट्स ऑफ 2 सब यूनिट्स, ये 2 सब यूनिट से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है। एक होता है कैटालिटिक और दूसरा होता है रेगुलेटरी, ठीक है। पहला होता है तुम्हारा कैटालिटिक, ठीक है, कैटालिटिक नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है रेगुलेटरी। हाँ, तो पहले हम रेगुलेटरी का चर्चा करते हैं। तो पहला होता है तुम्हारा रेगुलेटरी। तो रेगुलेटरी हो गया तुमको साइक्लिन, ठीक है, साइक्लिन, हाँ, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ, हमारा सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो साइक्लिन, इसका पूरा नाम होता है साइक्लिन बी, ठीक है। तो ये जो साइक्लिन बी होता है, ये जो प्रोटीन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारा होता है रेगुलेटरी इन नेचर। ये होता है हमारा रेगुलेटरी इन नेचर, और ये किसको रेगुलेट करता है? तो हमारे सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। क्लियर है? और जो दूसरा है, दूसरा जो सब यूनिट होता है वो होता है CDK, ठीक है, जो पहला ऑप्शन में दे रखा है CDK1। इसका पूरा नाम है CDK1, ये CDK1, और इसका पूरा नाम हो गया साइक्लिन बी, ठीक है। तो ये जो CDK1 है ये क्या होता है? ये कैटालिटिक है, ठीक है, कैटालिटिक वाला सब यूनिट है, और ये साइक्लिन बी जो है वो रेगुलेटरी वाला सब यूनिट है। क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली क्लियर।
CDK1 का फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज 1, ठीक है। इसका यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज 1, क्लियर है। और ये कंटेन करता है काइनेज एंजाइम एक्टिव साइट। अब देखो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये CDK1 हो गया चाहे वो साइक्लिन B हो गया, दोनों जब तक आपस में मिलेंगे नहीं तब तक काइनेज एक्टिवेट होगा नहीं। काइनेज एक्टिवेट होगा नहीं तो क्या होगा, हमारा सेल साइकिल जो है बीच में रुक जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसीलिए काइनेज के एक्टिवेशन के लिए दोनों ही ज़रूरी है। और काइनेज के एक्टिवेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि सेल साइकिल स्मूथली चल सके, M फेज़ जो है वो आराम से स्मूथली रन कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल साइकिल को रेगुलेट करता है और स्पेसिफिकली M फेज़ को मेंटेन करने का काम करता है MPF, ठीक है। इसीलिए इसको माइटोसिस कहा गया, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, क्योंकि ये स्पेशली माइटोसिस वाले फेज़ को रेगुलेट करता है, ठीक है। और मैच्योरेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये oocytes को एग सेल्स में मैच्योर होने में हेल्प करता है, क्लियर हो गया, याद रखोगे। तो इस बार अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कैटालिटिक फैक्टर कौन सा है, सब यूनिट कौन सा है MPF का, तो कौन सा बोलोगे, CDK1, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस दिमाग और पेशेंसली इसको पढ़ना है, ठीक है। किस फेज़ में, सेल साइकिल के किस फेज़ में कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। तो देखो DNA जिस फेज़ में रेप्लिकेट करेगा उसी फेज़ में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो DNA प्रेजेंट होता है, याद आया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इसमें भी तो प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ाया था सेल वाले चैप्टर में, याद करो, रिकॉल करो, ठीक है। तो चूँकि S फेज़ में क्या हो रहा है, DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, क्लियर है ना। S फेज़ में क्या हो रहा है, DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो DNA का रेप्लिकेशन होने के बाद जो है ये क्लियरली किस फेज़ में ऑब्जर्व होगा, तो G2 फेज़ में, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था कि लैब में जो है किस फेज़ में DNA डबल हो गया है ये पता चलता है, तो G2 फेज़ में, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन C है, ना कि ऑप्शन B, क्लियर हो गया। इसको हम एक डायग्राम से भी दिखा देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखो इस डायग्राम में हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो S फेज़ है, S फेज़ में हमारा क्या हो रहा है, DNA का रेप्लिकेशन हो गया है, ठीक है। सेल ने अपना DNA रेप्लिकेट कर दिया है जिससे कि जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम जो है उसने डुप्लीकेट कर लिया है, ठीक है, मतलब डुप्लीकेशन हो चुका है। एक क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स बना चुका है, देख लो यहाँ पे क्या है, एक ब्लैक क्रोमोसोम है, एक वाइट क्रोमोसोम है ना। और यही जो है G1 फेज़ का था। S फेज़ में क्या हो रहा है, ये जो है आफ्टर DNA रेप्लिकेशन इसमें हो रहा है, तो ये जो है अपना सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स, देखो ये धागा नुमा स्ट्रक्चर जो है वो डबल स्ट्रक्चर लग रहा है ना, लेकिन ये क्या है, अटैच्ड है। ये जो है अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अटैच्ड है आपस में, और ये एक सिंगल क्रोमोसोम ही लग रहा है। ये जो है ये एक सिंगल क्रोमोसोम के रूप में ही नज़र आ रहा है, ये अलग अलग नहीं हुआ है, ठीक है, सेपरेट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ G2 फेज़ में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम बन चुका है। ये क्या हो गया, 2 क्रोमोसोम बन चुका है। ये चूँकि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट नहीं होता है S फेज़ में, ठीक है, इसीलिए जो है ये क्लियरली हमें पता नहीं चलता है, लैब में ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप में कि वास्तव में जो है DNA किस तरह से डुप्लीकेट किया है, ठीक है। तो इसीलिए उसका क्लियर जो है डिस्टिंक्टली हम लोग इसको ऑब्ज़र्व करते हैं G2 फेज़ में, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो है G2 फेज़ में जो है DNA का डुप्लीकेशन जो है, DNA का जो अमाउंट डबल होता है, डबल DNA, वो क्लियरली हमें विजिबल होता है। और इसीलिए चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी DNA प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो है G2 फेज़ में ही हमें उसका भी डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के अटैचमेंट के कारण ये सिंगल क्रोमोसोम लग रहा है, और यहाँ पे क्लियरली डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं कि 2 क्रोमोसोम में अलग हो चुका है, चूँकि अब नेक्स्ट इसको M फेज़ में एंटर करना है, ठीक है, यानी एक्चुअल सेल डिवीजन में जाना है। तो इसीलिए इसने जो है G2 में जो भी एरर रहता है, जो भी इसमें खामियां रहता है, उसको वो चेक करता है और उसके बाद उसको इम्प्रूव करके उसको पूरी तरह से प्रिपेयर कर देता है फॉर माइटोसिस फेज़, क्लियर हो गया। तो इसीलिए हमारा सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन C, G2 फेज़, क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेशन जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का
वो इसी फेज में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज द कोलकाइसिन इनहिबिट्स माइटोसिस। ठीक है, कोलकाइसिन जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, कोलकाइसिन ये एक प्लांट बेस्ड एल्कलॉइड है। ठीक है, एक तरह का ड्रग है जिसे यूज़ किया जाता है जॉइंट इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट में। ठीक है, जब कभी कभार जो है जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं गाउट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जिसमें कि काफ़ी पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ठीक है, इस तरह से महसूस होता है सिम्टम्स। तो इस तरह के डिजीज़ में जो है कोलकाइसिन मेडिकेशन यूज़ किया जाता है। दरअसल कोलकाइसिन जो है रिलीफ कैसे प्रदान करता है, तो कोलकाइसिन जो है वो जो फूला हुआ जॉइंट रहता है उसको कम करता है। ठीक है, और वहाँ पर जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है, उस जॉइंट में, तो उसको उसके बनने के प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, अफेक्टेड जॉइंट्स में पेन रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है। आखिर वो करता क्या है, तो कोलकाइसिन जो है वो माइटोसिस इनहिबिट कर देता है। मेटाफेज स्टेज में ही जो है माइटोसिस को क्या कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। ठीक है, तो कोलकाइसिन जो है वो माइटोसिस प्रोसेस को ही रोक देता है। किस फेज में, तो किस फेज में, तो मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज स्टेज में जो है इसको रोक देता है। दरअसल कोलकाइसिन जो होता है वो क्या करता है, माइटोटिक स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होता है मेटाफेज स्टेज में, उसी के फॉर्मेशन को डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, करता क्या है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जिस प्रोटीन से बनता है, ठीक है, आपको पता होगा कि जो माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स है, ये बेसिकली क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ट्यूबलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, तो उसी ट्यूबलिन से जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है, और फिर वही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अपने आप को पॉलीमराइज करके असेंबल करके स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कोलकाइसिन जो है वो ट्यूबलिन से बाइंड कर जाता है। ठीक है, कोलकाइसिन जो है वो क्या करता है, ये कोलकाइसिन जो है वो ट्यूबलिन नाम का जो एक प्रोटीन होता है उससे बाइंड कर जाता है। ठीक है, और ये बाइंड करके जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन को रोक देता है। ठीक है, अब देखो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो नहीं होगा तो क्या होगा, क्या क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट हो पाएंगे, क्रोमोसोम जो है क्या वो अलग हो पाएंगे मेटाफेजिक प्लेट से, नहीं। क्रोमोसोम जो है ना ही मेटाफेजिक प्लेट पे अपने आप को अलाइन कर पाएंगे। ठीक है, ना ही यहाँ पे अलाइन कर पाएंगे, और ना ही फिर यहाँ पे जो है इस तरह से सेग्रीगेट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस जो है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, मेटाफेजिक अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज पूरा जो है पूरा उसका फेज जो है वो अरेस्ट फेज में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या होगा, सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो कोलकाइसिन मेडिसिन है ये एक तरह से स्पिंडल पॉइजन या माइटोटिक पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। और मेटाफेज के अरेस्ट हो जाने से जब सेल डिवीजन और पूरा का पूरा सेल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, और उसमें जो प्रेजेंट न्यूट्रोफिल्स हैं वो उस जगह पे माइग्रेट नहीं कर पाते हैं जहाँ पे वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो एक्यूमुलेटेड होते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन और पेन है, ठीक है, वहाँ पे गाउट जो जॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे उस पेन को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, मतलब वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये कोलकाइसिन ने जो है वो ब्लॉक कर दिया है सेल साइकिल को। ठीक है, मेटाफेजिक अरेस्ट से। तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है इन यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के आगे फंक्शन मतलब इनको यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फर्दर फॉर्मेशन को वो रोक देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्वाभाविक है, ना ये क्रिस्टल्स बनेंगे, ना पेन होगा, ठीक है, ना ही स्वेलिंग होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, ये तुमने बार बार बताया है कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो किस स्टेज में बनता है, बताइए आप ही लोग। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये बनता है ऑप्शन ए, जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। क्लियर हो गया। तो आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं। ठीक है, एक और पार्ट आएगा इसका क्वेश्चन आंसर्स का। क्लियर हो गया। आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स समझ के एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।